This is Dr. Pooja Saxena, Associate Professor Geography, Government College, बूंदी। हमारे पेपर फिज़िकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम माउंटेन बिल्डिंग थियरीज पर्वत निर्माण के सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कोबर के जियोसिंक्लाइनल ओरिजिन थ्योरी, भूसन्नति सिद्धांत एवं जॉली की रेडियो एक्टिविटी थियरी, रेडियो एक्टिवता का सिद्धांत देखा। आज हम कन्वेक्शन करंट थियरी बाय आर्थर होम्स पढ़ेंगे। आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। देखिए, आर्थर होम्स ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1928-29 में भूपटल की विभिन्न आकृतियों की उत्पत्ति की समस्या के लिए प्रस्तुत किया था, और उनका जो सिद्धांत है वो पर्टिकुलरली पृथ्वी के अधः स्तर में उठने वाली, पृथ्वी के सबस्ट्रेटम में उठने वाली संवहन तरंगों पर आधारित है। और उनके अनुसार इन्हीं तरंगों के आधार पर जो स्थलीय भाग हैं उनमें खिंचाव और तनाव होने से सागर निर्मित होते हैं, और पुनः दो स्थलखंडों के समीप आने से दबाव की शक्ति के फलस्वरूप वलन निर्मित होते हैं, पर्वत का निर्माण होता है। और पृथ्वी के अधः स्तर में संवहन तरंगों की उत्पत्ति का प्रमुख आधार उन्होंने माना वहाँ की चट्टानों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ। इन पदार्थों के विघटन और वियोजन से उत्पन्न ताप के द्वारा उनके अनुसार संवहन तरंगों, कन्वेक्शन करंट्स की उत्पत्ति होती है। जॉली का सिद्धांत भी पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानों में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों पर आधारित है। उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों के असमान वितरण और रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन और वियोजन से उत्पन्न ऊष्मा के संचयन से पर्वत निर्माण की बात कही थी। वहीं होम्स ने रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन और वियोजन से उत्पन्न ताप द्वारा संवहन तरंगों की उत्पत्ति का कारक प्रस्तुत किया। तो हम थियरी को डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बेस ऑफ द थियरी की बात करें। सिद्धांत का मूल आधार क्या है? सर्वप्रथम होम्स ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का उल्लेख किया। उनके अनुसार जो लेयरिंग सिस्टम है, उन्होंने उसको सबसे पहले हम देखें दो महत्वपूर्ण हिस्सों में बांटा। एक तो क्रस्ट, जो कि अपर एंड मिडिल और इंटरमीडिएट लेयर्स और एंड क्रिस्टलाइन अपर पार्ट्स ऑफ लोअर लेयर है, ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने बांटा वो है अधः स्तर, सबस्ट्रेटम, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग मोल्टन पार्ट ऑफ लोअर लेयर, जो निचली परत का पिघला हुआ हिस्सा। तो उन्होंने क्रस्ट को दो भागों में इंगित किया, एक तो ऊपरी परत और दूसरी मध्यवर्ती परत। ऊपरी परत की मोटाई उन्होंने बताई 10 से 12 किलोमीटर, और उनके अनुसार ये परत ग्रेनोडायोराइट से निर्मित है। और जो मध्यवर्ती परत है, इंटरमीडिएट लेयर, उन्होंने उसकी चौड़ाई या गहराई बताई 20 से 25 किलोमीटर, और ये परत एम्फीबोलाइट से निर्मित है। और जो लोअर लेयर है, जो सबस्ट्रेटम का हिस्सा रखती है, उसे इक्लोजाइट से निर्मित बताया है। तो होम्स ने बताया कि जो ऊपरी परत है, जिसे हम सियाल कहते हैं, उसका विस्तार अटलांटिक और हिंद महासागर के कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से छोड़कर महासागरों के नीचे नहीं पाया जाता, लेकिन महाद्वीपों का विस्तार सर्वत्र पाया जाता है। तो मध्यवर्ती और निचली परतों का विस्तार महाद्वीपों और महासागरों दोनों के नीचे क्रमबद्ध रूप में पाया जाता है, लेकिन महाद्वीपों के नीचे स्थित जो परतें हैं उनकी गहराई महासागरों की अपेक्षा ज़्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विषुवत रेखा इक्वेटर, उस पर ध्रुवों की अपेक्षा सबस्ट्रेटम की मोटाई ज़्यादा है। तो होम्स ने भी जॉली के अनुसार ये बताया कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में चट्टानों में उपस्थित रेडियोएक्टिव तत्वों के वितरण में असमानता मिलती है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसमें रेडियोएक्टिव पदार्थों का केंद्रीकरण सर्वाधिक है, जबकि अधः स्तर में ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन पृथ्वी के ऊपरी भाग में इन पदार्थों से उत्पन्न ऊष्मा का अत्यधिक संचयन होते हुए भी वहाँ ताप संचित नहीं हो पाता। क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी सतह से संचालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, यानी कंडक्शन और रेडिएशन के द्वारा निरंतर ताप का ह्रास होता रहता है, डिके होता रहता है। तो होम्स ने गणितीय परिकलन के आधार पर बताया कि उपरोक्त
ताप हानि की जो पूर्ति है वो 60 किलोमीटर मोटी सतह द्वारा उत्पन्न ताप से हो जाती है। इसके विपरीत जो अधः स्तर है उसमें यद्यपि रेडियोएक्टिव पदार्थों की कमी है, लेकिन उत्पन्न ताप और अधः स्तर का स्वयं का मौलिक ताप इतना ज़्यादा हो जाता है कि उससे संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि अधः स्तर के ताप का ह्रास संचालन और विकिरण प्रक्रिया के द्वारा नहीं हो पाता। तो जॉली ने भी ठीक इसी प्रकार से ही रेडियोएक्टिव पदार्थों की भूमिका को स्पष्ट किया था। उन्होंने भी यही कहा कि जो ऊपरी परतें हैं उनसे विकिरण के द्वारा ताप का ह्रास होता रहता है, इसलिए वहाँ ऊष्मा संचित नहीं रह पाती, जबकि जो अधः स्तर है उसमें निरंतर ऊष्मा का संचयन होता जाता है। होम्स ने जो अंतर बताया वो ये कि अत्यधिक ताप जो है संवहन तरंगों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। साथ ही होम्स ने ये बताया कि पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे औसत ताप प्रवणता 3 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर। यदि ये प्रवणता समान बनी रहे 3 डिग्री सेंटीग्रेड तो पृथ्वी के अंदर स्थायी दशाएं ही पाई जाएंगी, लेकिन रेडियोएक्टिव पदार्थों से उत्पन्न ताप के कारण ताप प्रवणता में वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है और उनकी गति में भी अधिकता आ जाती है। तो इस कारण से अधः स्तर से ऊपर की ओर संवहन तरंगें चलना प्रारंभ हो जाती हैं। साथ ही उन्होंने जो विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किए, उन्होंने कहा कि क्रस्ट की मोटाई ध्रुवीय भागों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर ज़्यादा होने से वहाँ पर रेडियोएक्टिव पदार्थों की अधिकता के कारण अधिक ताप प्रवणता होती है। परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा में नीचे से ऊपर उठने वाली संवहन तरंगें और ध्रुवीय भागों में ऊपर से नीचे की ओर चलने वाली संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। इसकी तुलना हम ग्रहीय पवनों से कर सकते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर पृथ्वी के आंतरिक भाग। साथ ही होम्स ने बताया कि महाद्वीपीय भागों में महासागरीय भागों की अपेक्षा अधिक रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं। परिणाम यह निकलता है कि महाद्वीपों के नीचे जो संवहन तरंगें उठती हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, जिसके कारण जो पिघले पदार्थ हैं उन पिघले पदार्थों को सागर की ओर बहा ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो प्रोसेस की, संवहन तरंगें किस प्रकार से क्रियान्वित होती हैं, उसके संदर्भ में जो होम्स ने विवरण प्रस्तुत किया वो इस प्रकार कि उनके अनुसार क्रस्ट के नीचे पहुंचने पर संवहन तरंगों में 2 प्रकार की स्थितियां उत्पन्न, 2 प्रकार की स्थितियां। एक तो देखिए कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ राइजिंग कॉलम यानी उठते हुए स्तंभ की संवहन तरंगें, और दूसरी कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ फॉलिंग कॉलम्स, गिरते हुए स्तंभ की संवहन तरंगें। इसको यदि हम आरेख के रूप में देखें, चित्र के रूप में देखें तो देखिए इस प्रकार से जो स्थिति ए आप देख रहे हैं वो राइजिंग कॉलम है, उठता हुआ स्तंभ है। तो उनके अनुसार जिस स्थान पर 2 संवहन तरंगें नीचे से ऊपर की ओर उठती हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में अलग होकर प्रवाहित हो जाती हैं, वहाँ पर फैलाव होने से तनाव की शक्ति उत्पन्न होती है। तो इस स्थान पर जहाँ क्रस्ट के नीचे, उनके अनुसार नीचे से ऊपर की ओर संवहन तरंगें उठती हैं और पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे पहुंचकर वो एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में मुड़ जाती हैं। परिणाम स्वरूप तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे जो स्थल भाग है वो 2 खंडों में विभक्त होकर 2 विपरीत दिशाओं में हट जाता है और बीच वाला जो खुला भाग है उसमें सागर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह उनके अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह होता है और इसे कहते हैं कन्वेक्टिव करंट्स ऑफ राइजिंग कॉलम, उठते हुए स्तंभ की संवहन तरंग। और दूसरी आप पोजीशन बी देख रहे हैं। पोजीशन बी वो स्थिति है जबकि 2 केंद्रों से आने वाली संवहन तरंगें क्रस्ट के नीचे पहुंचकर आमने सामने आती हैं और मुड़कर मतलब क्षैतिज दिशा में आती हैं, परस्पर आमने सामने आकर मुड़कर वो नीचे की ओर चली जाती हैं। तो अभिसरण कन्वर्जेंस के कारण दबाव की शक्ति उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप जो धरातलीय भाग है वहाँ पे सबसीडेंस अपतलन हो जाता है। तो जो फॉलिंग कॉलम है, जो गिरता हुआ स्तंभ है, उसके ठीक ऊपर स्थलीय सतह का अपतलन हो जाता है, यानी एक भूसन्नति का निर्माण होता है गिरते हुए स्तंभ के ऊपर। तो होम्स ने प्लैनेटरी विंड्स की तरह ही
प्लैनेटरी कन्वेक्शन करंट्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार भूमध्य रेखीय भागों में नीचे से ये तरंगे उठकर क्रस्ट के नीचे क्षैतिज अवस्था में प्रवाहित होती हैं और ध्रुवों के पास ये नीचे गिरने लगती हैं। जैसे आप पृथ्वी के आंतरिक भाग में ग्रहीय पवनों का जो आपके दिमाग में पिक्चर है उससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि भूमध्य रेखीय भागों के नीचे से संवहन तरंगे उठती हैं और क्रस्ट के नीचे क्षैतिज अवस्था में प्रवाहित होकर ध्रुवों के पास नीचे गिरने लगती हैं। अब हम बात करें कि माउंटेन बिल्डिंग फिर कैसे होती है। देखिए, उनके अनुसार महाद्वीपीय भागों के नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और इस कारण से महाद्वीपों के नीचे जो संवहन तरंगे हैं वो ज़्यादा वेगवती होती हैं, उनकी स्पीड, उनकी गति तेज़ होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि संवहन तरंगों की उत्पत्ति कई केंद्रों से होती है और ये केंद्र बदलते रहते हैं। तो होम्स के अनुसार संवहन तरंगों की प्रक्रिया कोई शाश्वत या स्थायी क्रिया नहीं होती बल्कि सामयिक होती है, जो वेगवती और क्षीण होने के बाद दूसरे केंद्र से शुरू हो जाती है। तो आप इसमें जो इम्पोर्टेंट बात नोट करेंगे वो ये कि होम्स ने ये कहा कि संवहन तरंगों की उत्पत्ति के विभिन्न केंद्र होते हैं और केंद्र बदलते जाते हैं क्षीण होने के बाद। तो संवहन तरंगों की दूसरा उन्होंने कहा चक्रीय प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से कि ग्रहीय पवनों की होती है, और इसी प्रोसेस में सबसे पहले भूसन्नति का निर्माण होता है। उसके बाद उस भूसन्नति में तलछटीकरण की क्रिया होती है, अवसादीकरण की क्रिया होती है, फिर भूसन्नति की तली का धंसाव होता है, फिर जो है वलन पड़ते हैं और फिर वलनों का उत्थान होता है। तो संवहन तरंगों की जो अवस्थाएं हैं उनको होम्स ने 3 प्रकार से व्यक्त किया। उनके अनुसार जो प्रथम अवस्था है, स्टेज 1 की हम बात करें, स्टेज 1 की बात करें तो उनके अनुसार स्टेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा समय होता है, जिसके अंतर्गत जो 2 केंद्रों से आने वाली संवहन तरंगे हैं वो मिलकर महाद्वीपीय चबूतरे के नीचे भूसन्नति का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसे इस संदर्भ में देखिए, उनके अनुसार महाद्वीपीय चबूतरे के नीचे 2 संवहन तरंगे जो हैं वो मिलकर अवतलन पैदा करती हैं स्थलीय सतह में और भूसन्नति निर्मित होती है। उनके अनुसार प्रथम अवस्था वो अवस्था है जबकि तरंगे क्रमशः यानी धीरे धीरे उनका वेग बढ़ना शुरू हो जाता है। भूसन्नति की जो तली है, देखिए ये भूसन्नति की स्थिति आप देख रहे हैं, जियोसिंक्लाइन, जब 2 केंद्रों से आने वाली संवहन तरंगे आमने सामने से मिलती हैं और नीचे की ओर तेज़ी से मुड़ जाती हैं, परिणाम स्वरूप धरातलीय सतह का अवतलन होता है, भूसन्नति की उत्पत्ति होती है। तो लिथोजेनेसिस है, भूसन्नति निर्माण की अवस्था है। इस अवस्था में जो तरल पदार्थ हैं उन जो भूसन्नति में निरंतर पदार्थों का जमाव होता है। कैसे जमाव होता है कि जो राइजिंग कॉलम है उसकी संवहन तरंगे अधस्तर से लाए हुए पदार्थों प्लस पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे स्थित पदार्थों को पिघलाती हुई इस भूसन्नति में जमा करना प्रारंभ कर देती है। तो लगातार जमाव होते रहने से ऊपर से दबाव पड़ता है और इसके भीतर जो पदार्थ होते हैं वो नीचे की तरफ धंसते जाते हैं। अब नीचे क्योंकि अधः स्तर में अत्यधिक तापमान है तो तप्त होकर वो ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं, यानी रूपांतरित होने लगते हैं। उनके घनत्व में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से एक तो उन पर दबाव पड़ रहा है, दूसरा नीचे से पृथ्वी के आंतरिक भाग का अत्यधिक तापमान उन्हें मिल रहा है, परिणाम स्वरूप उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। जो इक्लोजाइट है उसका निर्माण होता है और इक्लोजाइट निर्माण में क्योंकि ताप जो है टेम्परेचर यूज़ होता है, परिणाम स्वरूप अत्यधिक ताप संचित नहीं हो पाता। तो आप देखिए, आप आप संवहन तरंगों के तापमान को देखिए। सबसे पहले अति तप्त स्थिति है नीचे की ओर, उसके बाद तप्त स्थिति, उसके बाद उष्ण स्थिति है, फिर संवहन तरंगे ऊपर जाते जाते जो हैं वो शीतल होने लगती हैं। शीतल होने से वो फिर नीचे की तरफ जाती हैं, नीचे जाके पुनः गर्म होती हैं और पुनः अति तप्त स्थिति में नीचे जाके पहुंच जाती हैं।
तो ये जो पहली अवस्था थी ये एक तरह की जियोसिंक्लाइनल भूसन्नति की अवस्था है, जिसमें भूसन्नति का निर्माण होता है, लिथोजेनेसिस होता है, और साथ ही भूसन्नति में पदार्थों के जमाव की प्रक्रिया चलती है। दूसरी जो अवस्था है सेकंड स्टेज, ये कम समय के लिए रहती है, लेकिन इस अवस्था में जो गिरता स्तंभ है, या फॉलिंग कॉलम को देखिए, फॉलिंग कॉलम पूरी तरह से शीतल है। देखिए इसमें शीतल पदार्थ नीचे जा रहे हैं, और जो उठता स्तंभ है राइजिंग कॉलम, वो पूरी तरह से तप्त पदार्थों को प्रवाहित कर रहा है। तो संवहन तरंगें अत्यधिक वेगवती होती हैं क्योंकि गर्म पदार्थ ऊपर उठ रहे हैं। तो महाद्वीपों और महासागरों की ओर से आने वाली जो संवहन तरंगें हैं वो क्योंकि गर्म पदार्थों से निर्मित हैं, तो वो तीव्र गति से आमने सामने मिलती हैं और नीचे की ओर मुड़ती हैं। उससे क्या होता है कि जो भूसन्नति में अवसादीकरण हुआ था, जो तलछटीय जमाव हुआ था, उस पर दोनों ओर से दबाव पड़ता है, दोनों ओर से क्षैतिज संपीड़न क्रिएट होता है। परिणाम स्वरूप इस भूसन्नति का जो मलबा है वो भिजता है, वलित हो जाता है, और ये जो है ये रूट फॉर्मेशन है माउंटेन टिल्टिंग के लिए। तो ये स्थिति कम समय के लिए रहती है, लेकिन इसमें संवहन तरंगें अत्यधिक वेगवती हैं। उसके बाद हम आते हैं थर्ड स्टेज के ऊपर, तीसरी और अंतिम अवस्था। उनके अनुसार इस अवस्था में संवहन तरंगों का वेग क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि जो गिरता स्तंभ है, जो फॉलिंग कॉलम है, उसमें गर्म पदार्थ नीचे की ओर गिरने लगते हैं, और जो उठता स्तंभ है उसमें शीतल पदार्थों का उत्थान मतलब उठना प्रारंभ हो जाता है। तो संवहन तरंग की उत्पत्ति का मूल कारक जो है वो गर्म अत्यधिक तापमान का एकत्रित होना था, अब उसकी उलट स्थिति प्रारंभ हो गई। तो जो कारक बना था संवहन तरंगों की उत्पत्ति का, वो कारक स्वयं ही क्षीण हो गया। परिणाम स्वरूप नतीजा ये निकलता है कि धीरे धीरे जो है समस्त जो गिरता स्तंभ है वो शीतल स्तंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप और उठते स्तंभ में भी शीतल पदार्थ ऊपर उठने लगते हैं, तो संवहन तरंगों का चलना बंद हो जाता है। तो संवहन तरंगों के चलने से जो प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई थी, अब उसकी विपरीत स्थिति प्रारंभ हो जाती। कैसे? जैसे भूसन्नति में निक्षेपण बंद हो जाता है, और निक्षेपण बंद होने से गिरते स्तंभ के ऊपरी भाग में जो दबाव क्रिएट हो रहा था, निक्षेपण प्रारंभ होने से जो दबाव क्रिएट हुआ था, वो दबाव हट जाता है, जिसके कारण से जो गिरता स्तंभ है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और पर्वतों में उत्थान प्रारंभ हो जाता है। तो ऊपर से दबाव के हट जाने से भारी पदार्थ जो कि नीचे चले गए थे, उनमें रूपांतरण हुआ था, उनकी घनत्व में वृद्धि हुई थी, वो फिर से ऊपर उठने लगते हैं। इक्लोजाइड जिसकी हमने बात की थी, जो दबाव के कारण काफ़ी नीचे चला गया था, वो अब अधिक तापमान के कारण तप्त होकर जो है पिघलना प्रारंभ कर देता है, जिससे जो पर्वत निर्मित हुए थे, जो वलन थे, उनका उत्थान प्रारंभ हो जाता है। क्रिप्टोजेनेसिस की प्रक्रिया, लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, क्रिप्टोजेनेसिस, तीनों की जो अवस्थाएं हैं, ग्लिप्टोजेनेसिस, उन तीनों की जो अवस्थाएं हैं वो होम्स के सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित हो रही हैं। भूसन्नति निर्माण अवस्था लिथोजेनेसिस, पर्वत जननिक अवस्था ओरोजेनेसिस, और पर्वतीय उत्थान अवस्था क्लिप्टोजेनेसिस। तो संवहन तरंग सिद्धांत जो है वो बेसिकली पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित चट्टानों में उपस्थित रेडियोएक्टिव पदार्थों के विघटन और वियोजन से उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा और उस ऊष्मा के निरंतर संचित होने से उत्पन्न होने वाली संवहन तरंगों की चक्रीय प्रक्रिया के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को यदि हम इवैल्यूएट करें, जैसा कि हमने जॉली और कॉवर के सिद्धांतों को भी किया था, इनका मूल्यांकन करें, तो देखिए इस तरह के उठते स्तंभ और गिरते स्तंभ की जो अवधारणा है वो अपने आप में संदेहास्पद है, और ऐसी संदेहास्पद अवधारणा पर कोई सिद्धांत आधारित हो तो वो अपने आप में भी सवाल खड़े करता है। अब संवहन तरंगों का उत्पन्न होना, धरातल से ताप का ह्रास होना, आंतरिक ताप प्रवणता और रेडियोएक्टिव पदार्थों का जो पारस्परिक संबंध है, इतनी कल्पना करना एक साथ वो बहुत कठिन है। तो इस वजह से भी इस सिद्धांत को जो है विभिन्न
तथ्यों से गुजरना पड़ता है। दूसरा, जो जिस प्रकार से रूपांतरण के द्वारा भी ताप में ह्रास होता है, और संवहन तरंगों की जो संपूर्ण क्रियान्विति है वो अपने आप में संदेह पैदा करती है। अच्छा, ये संवहन तरंगों द्वारा संचालन द्वारा ताप का वितरण ऊपरी परतों में आसानी से हो सकता है, तो सिद्धांत की प्रक्रिया ही अपने आप में जो है समाप्त हो जाती है। संचालन द्वारा ताप वितरण और संस्पर्शी रूपांतरण के कारण क्रस्ट के निचले भाग में पहुंचना। अब संवहन तरंगें यदि अत्यधिक वेगवती हैं तो वो क्रस्ट को तोड़कर बाहर प्रकट होंगी, परिणामस्वरूप ज्वालामुखी जैसी घटना होगी, ना कि पर्वत निर्माण जैसी घटना। तो वहाँ भी सिद्धांत जो है अपने आप में मूल्यांकन में जो है वो खरा इतना नहीं उतरता है। इसी तरह उनके अनुसार संवहन तरंगों की उत्पत्ति सीमित केंद्रों पर होती है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थों के विषम वितरण के कारण संवहन तरंगों की उत्पत्ति कहीं भी हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो ना तो क्षैतिज प्रवाह का क्रम रह पाएगा, बल्कि समस्त महाद्वीप जो है खंडित होकर सागरीय स्थिति और द्वीपीय स्थिति जैसी घटनाओं को जन्म देंगे। ठीक है, तो संवहन तरंगों का क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होना, और वो अपने आप में जो है क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो वर्तमान में ताप जनित जो संवहन तरंग सिद्धांत है उसको हालांकि मान्यता है, उसकी संभावना है, और जो प्लेट्स का जो हम संचलन की बात करते हैं वो भी काफ़ी हद तक बहुत महत्वपूर्ण है, इस सिद्धांत से प्रेरित है। तो और प्लेट टेक्टोनिक्स के अंतर जब हम ग्लोबल डायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम इस अवधारणा को लेकर आते हैं। तो इनिशियली जो है होम्स ने इसको प्रस्तुत किया, इस कारण से सिद्धांत अपनी विशिष्ट महत्व रखता है।